हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट पॉलिटी की सीरीज मिल जाएगी टिल फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 1। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 2। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। तो कभी हम लोग बहुत ना के बराबर पढ़ते हैं कि आर्टिकल नंबर 12 क्या है। हम लोग 14 से शुरू करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन उससे पहले हम आर्टिकल नंबर 12 जरूर देखेंगे कि 12 क्या होता है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ 12 और 13 आर्टिकल डिस्कस करेंगे बस। अब देखो, आर्टिकल 12 डिफाइन स्टेट को डिफाइन किया गया है इस आर्टिकल में। अच्छा, स्टेट को क्यों डिफाइन किया गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? जरूरत यह पड़ी थी कि इनमें से कौन स्टेट है, कौन स्टेट नहीं है। अगर कोई स्टेट है तो अगर वो हमारे कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो हम किस तरीके से कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब अगर इनमें से कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हो। तो स्टेट के परव्यू में क्या क्या आता है, स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, ये हमको देखना है। तो स्टेट के अंदर भैया पहला पार्ट देख लो, आपका लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। पूरी यूनियन गवर्नमेंट आती है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट हो गई, इंडियन पार्लियामेंट हो गई, लोकसभा राज्यसभा सभी लोग हो गए। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई। अब क्या आता है, लोकल अथॉरिटीज भी इसके परव्यू में आते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। ऐसी बहुत सारी बॉडीज हैं जो आपकी स्टेट की परव्यू में आती हैं। कहने का मतलब यह है, अगर इनमें से आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्ट आप कोर्ट जा सकते हो कि भैया हमारे फंडामेंटल राइट इंडियन गवर्नमेंट ने वायलेट कर दिए हैं, इसके लिए कोर्ट बैठा हुआ है। तो समझ में आया? तो आर्टिकल 12 क्या बताता है? सिंपली डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट की परिभाषा क्या है, स्टेट में कौन कौन आता है। ठीक है, इवन देन आपका LIC हो गया, ONGC हो गया, ये सब किस में आते हैं? स्टेट में आते हैं। अब देखो, अब यहां पे आएगा और हमारा देखो कितने हो गए, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4th, स्टैच्यूरी एंड नॉन स्टैच्यूरी। तो ये भी आपकी स्टेट की परिभाषा में आएंगे, चाहे NHRC हो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो, लॉ कमीशन हो, ट्रिब्यूनल हो, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल हो, CBI हो, सेंट्रल विजिलेंस हो, कुछ भी हो, ये सारे स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। अगर इनमें से आपका कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा तो आप सीधे अप्रोच करो, कहां? किसके पास? कोर्ट के पास। तो ये स्टेट की डेफिनेशन है। अब स्टैच्यूरी अथॉरिटी क्या होती है? जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है। जो किससे बनती है? पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है। नॉन स्टैच्यूरी अथॉरिटी जो किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू बन जाती है। ठीक है, समझ में आया? जैसे प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो प्लानिंग कमीशन हमारी कैसी बॉडी है? क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू के एक ऑर्गेनाइज उससे बनी थी, एग्जीक्यूटिव एक्शन से। तो वो हमारी किस तरह की बॉडी है? वो हमारी नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 12 में एक चीज़ और बहुत मज़ेदार कही गई है, एक केस है, सिंपल सा पढ़ेंगे मज़ा आएगा, कि भैया अगर कोई प्राइवेट बॉडी है और एजेंसी है, अगर वो स्टेट के परव्यू में आती है तो वो भी आपकी आर्टिकल 12 के अंदर आएगी। सिंपल सी बात है। अगर मान लो सपोज दैट एक केस हुआ था जिसका नाम है RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इस केस में क्या हुआ था कि इन्होंने, RD शेट्टी साहब ने टेंडर डाला, टेंडर इन्हें मिला नहीं, इन्होंने कहा मुझे टेंडर क्यों नहीं मिला, इन्होंने केस फाइल कर दिया। तो अब यहाँ ये देखा गया क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है हमारी वो इंडियन कंट्रोल में आती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो किसके अंडर बनी है? एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट अंडर पार्लियामेंट्री एक्ट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट चेयरमैन एंड फंडिंग ऑफ द एयरपोर्ट। अब आप देखो, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है ना, इसे किसने बनाया है? पार्लियामेंट्री एक्ट से बनी है। बस बात ही खत्म हो गई। अब पार्लियामेंट्री एक्ट से बनी है तो ये स्टेट के अंदर आएगी, और स्टेट के अंदर आएगी भले ये प्राइवेट बॉडी है। अगर ये प्राइवेट बॉडी है या एजेंसी है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके चेयरमैन को अपॉइंट करता है या पैसा देता है
या उसे कुछ भी मदद करता है तो वो भी आपकी स्टेट की परव्यू में आ जाएगी। दैट द केस डिफाइंड अंडर आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ये क्वेश्चन अक्सर आता है आर्टिकल 12 में, क्या प्राइवेट बॉडी भी मेंबर होती है? अगर फंडेड है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल है, तो ये आपकी बॉडी किस में आएगी? आपकी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। समझ में आ गया स्टेट की डेफिनेशन। अब चलते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल नंबर 13। 13th आर्टिकल क्या बोलता है? 13th आर्टिकल ये बोलता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डिग्रेडेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसको, ये लाइन थोड़ी भारी सी है, अब इस भारी सी लाइन को हल्का करते हैं और आगे चलते हैं। आर्टिकल 13 में 4 हैं, 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). आर्टिकल 13(1) क्या बोलता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 26 जनवरी 1950 से पहले के जो कानून बने हुए हैं, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो वो लॉ जो है नल एंड वॉइड होगा। आई बात समझ में? जो भी कानून 26 जनवरी 1950 से पहले के बने हुए हैं और वो हमारे फंडामेंटल राइट के हिसाब से नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, नल एंड वॉइड हो जाएंगे, उनका कोई भी यूज नहीं रहेगा। समझ में आई बात? अब ये चीज पता कैसे करोगे इतने सारे लॉ में कि भैया कौन सा लॉ हमारा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा? तो उसके लिए हम एक बहुत ही अच्छी चीज लेके आए हैं, जिसका नाम है, हमारे संविधान में लिखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी। सीवरेबिलिटी का मतलब सीधे सीधे होता है एक छन्नी। छन्नी समझते हो? फिल्टर। यहां पे सेवरेबिलिटी का मतलब होता है कि सेपरेट करना। आप क्या करोगे? मान लो हमारे पास 50-100 कानून है, जो भी है, हमने एक छलनी लगाई, छलनी में लिख दिया फंडामेंटल राइट। अब जो भी उस छन्नी को पास कर रहा है, जो भी पास कर रहा है, वो तो सही बात है कि वो भैया हमारे सारे बढ़िया हैं और उनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो छन छन के सब नीचे निकल गए। और जो छन्नी में बच गए, जो भैया फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे। पर क्या वो हमेशा के लिए वॉइड रहेंगे? ये एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है आके। अगर आपने एक छन्नी लगाई, आपने ऊपर से फंडामेंटल राइट, आपने ऊपर से अपना पूरा लॉ छाना, जो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे थे वो तो सब, वो जो लॉ फंडामेंटल राइट्स को फॉलो कर रहे थे वो तो सारे फिल्टर होके आगे निकल गए, और जो वॉयलेट कर रहे थे वो उस छन्नी में फंस गए। अब वो जो छन्नी में फंस गए, उनका हम क्या करें? उसके लिए एक अलग लॉ आया जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। ऐसा करो, जो छन्नी में बच गए ना, उन्हें छुपा दो। एक्लिप्स क्या करता है भैया? एक्लिप्स क्या करता है? छुपा देता है ना। अगर अर्थ आपकी क्या होती है? बीच में आ जाती है, तो सूरज की जो रोशनी होती है वो आपकी रुक जाती है। सूरज की रोशनी क्या होती है? छुप जाती है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। तो जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूरज की जो लाइट है वो धरती पे नहीं आती। तो इसीलिए कहते हैं ना, वो सारी चीजें क्या हो गई? छुप गई। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का मतलब सीधे सीधे ये है, जो भी लॉ छन्नी में बच गया था, वो आपका क्या होगा? वो डोरमेंट हो जाएगा। उसे हम रोक के रखेंगे, उसको यूज भी नहीं करेंगे, उसको खत्म भी नहीं करेंगे। समझ में आया? डॉक्ट्राइन ऑफ सीवेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक्लिप्स मतलब सीधे सीधे क्या है? एक्लिप्स का मतलब सीधे सीधे यहां पे क्या है? एक मिनट बेटा। एक्लिप्स का सीधे सीधे मतलब इसमें क्या आ रहा है कि हमने जो भी कानून हमने छान लिए, छन्नी से नीचे छान लिए, वो तो निकल गए, उनकी कोई दिक्कत नहीं। जो छन्नी में बच गए हैं, उनके ऊपर एक शेडो डाल दो। शेडो का मतलब क्या है कि भैया इट इज ओवर शेडोड। एक मिनट बेटा, वो जो लॉ है आपका, दैट इज ओवर शेडोड, मतलब हमने क्या करा? उसके ऊपर एक वो शेडो लगा दी कि अब ये कानून छुपे रहेंगे, इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मरे भी नहीं है, बट डोरमेंट है। ठीक है, जैसे वोल्केनो होता है ना, एक्टिव है, डोरमेंट है, ऐसी डोरमेंट है ये। अब इट इज ए गुड लॉ इफ ए क्वेश्चन अराइज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स समझ में आ गया, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी समझ में आ गया। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ समझ लो, जो भी कानून 26 जनवरी 1950 से पहले बने हैं, वो सारे अगर फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं करते हैं तो भैया वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे।
और हमें पता कैसे चलेगा? हम एक छन्नी लगाएंगे, एक फिल्टर लगाएंगे, उसमें सारा लॉ डाल देंगे अपना। जो लॉ छन्नी को पास कर गए वो तो फंडामेंटल राइट्स को फॉलो कर रहे हैं, और जिन्होंने पास नहीं किया वो हमारे छन्नी में ही अटक गए। और जब छन्नी में वो लॉ अटक गए तो हम उसे क्या करेंगे? उसके ऊपर एक एक्लिप्स बना देंगे, एक मतलब तरीके से कि अब उन लॉ के ऊपर एक शेडो पड़ी रहेगी कि बस वो लॉ डेड नहीं है, खत्म नहीं हुए हैं, बट क्या डोरमेंट है। क्लियर होगी बात? अब आर्टिकल 13 टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब ऐसे कोई लॉ 26 जनवरी 1950 के बाद बने हैं, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद बने हैं। अगर उसके बाद कोई ऐसा लॉ बना है तो वो भी क्या होगा? वॉइड होगा। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो वॉइड होगा। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ जाता है। ये दोनों आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट का आर्टिकल नंबर 226 किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड कर सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया ये? ठीक। तो अब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अगर ऐसा कोई लॉ बना हुआ है तो उसे भी हम खत्म कर देंगे अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। आर्टिकल 13 नंबर 3, इसमें क्या आता है कि लॉ क्या होते हैं? तो या तो परमानेंट लॉ हो सकता है भैया, जो पार्लियामेंट बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। टेम्पररी लॉ हो सकता है, जो प्रेसिडेंट बनाता है या गवर्नर बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ऑर्डिनेंस बोला जाता है ना, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 एंड गवर्नर आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस इशू करता है। ठीक है, समझ में आ गया ये? इस ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है अगर देखा जाए तो? और ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए इशू करे जाते हैं। ठीक है। और देखो, स्टैच्यूरी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशन है, कोई नोटिफिकेशन है, वो सब किस में आ जाएगा? लॉ के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। आर्टिकल 13(3) क्लियर हो गया। 13(3) क्लियर हो गया। परमानेंट लॉ, टेम्पररी लॉ, स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट, ये सब 13(3) में आते हैं। अब आएगा 13(4). ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अजीब सा है जो कि सब लोग नहीं समझ पाते हैं और कोई पढ़ता भी नहीं है। एक बार अच्छे समझ लेते हैं 13(4) को। ऐसा है कि मान लो एक लॉ है, ये लॉ है, इसमें मैंने ये 2, 3, 4 अमेंडमेंट करे, तो क्या ये अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के परव्यू में जाएंगे या नहीं जाएंगे? यहाँ पे ये बात शुरू हुई कि जो अगर कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है और उसमें हम कोई अमेंडमेंट करते हैं तो क्या वो अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के हिसाब से जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो भैया कहानी ये उठी कि अगर कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है आर्टिकल 368 के हिसाब से, अगर आर्टिकल 368 के हिसाब से कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है तो वो आर्टिकल 13 में नहीं जाएगा। आई बात समझ में? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। और इसी से क्या हुआ? पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर मिल गई। दिस प्रोविजन एडेड मोर पावर टू द पार्लियामेंट व्हेन इट कम्स टू अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप आर्टिकल 13 की तरफ नहीं मूव करोगे। इसी में 4 केस हुए थे हमारे जो हमें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहला हुआ था शंकरी प्रसाद केस। अमेंडमेंट कांट बी चैलेंज इन आर्टिकल नंबर 13। कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं किया जाएगा। गोलकनाथ केस में क्या बोला गया कि अमेंडमेंट चैलेंज करे जाएंगे आर्टिकल नंबर 13 में। अब फिर कंफ्यूजन हो गया। जब यहां गोलकनाथ केस में यह बोला गया तो जुडिशरी की पावर फिर बढ़ गई। फिर कोई बात नहीं, फिर भैया पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इफ एनी अमेंडमेंट केम अंडर आर्टिकल 368, अगर कोई भी अमेंडमेंट आप आर्टिकल 368 में करते हो तो इट कांट बी चैलेंज इन द कोर्ट। और ये लिख दिया गया आर्टिकल नंबर 13/4 में। तो समझ में आया कि अगर आर्टिकल 368 में से आप कोई चेंज करते हो तो वो आर्टिकल 13 में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? और केशवानंद भारती केस ने भी बोला कि अमेंडमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। तो आई होप
आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आर्टिकल नंबर 12 और 13, 12 में बेसिकली डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एंड आपका जो आर्टिकल नंबर 13 है उसमें डेफिनेशन ऑफ लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कौन अगर 368 में आ रहा है तो ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अमेंडमेंट से बोला गया था? तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से बोला गया था कि अगर कोई भी आर्टिकल 368 में आप चेंज कर रहे हो तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा, और इसी के लिए एक आर्टिकल लिख दिया गया, आर्टिकल नंबर 13/4, केशवानंद भारती केस अमेंडमेंट कांट बी चैलेंज्ड। ठीक है, आई होप वीडियोस पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।